सर हम जो कर रहे हैं उसमें मेंस पे कवर होगा ना क्या पूरा? मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ हम कर क्यों रहे हैं? इंट्यूशन डेवलप करने के लिए। में क्या होता है, कल सुबह शाम को भी मैं घर जाके खाना खा के 1 बजे तक 1-1:30 बजे तक सो गया और उठा रात को 9:30 बजे। करना स्टार्ट। यस सर। मम्मी उठाई डिनर करने के लिए, सही प्लान है। फाइनेंस एक्स फाइनेंस मिनिस्टर कौन? एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज़ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मोर देन एक्स। उनका फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंडेबल नहीं, वो एज अ पीएम काम करता है, अगर उनको सही में अच्छे से करने को देते तो। काम तो किया है उन्होंने। सबसे पहले ना हम करेंगे रॉकेट्स, फिर करेंगे सैटेलाइट्स और फिर करेंगे मिशंस, ठीक है? तो रॉकेट्स लिखते हैं। रॉकेट्स क्या होते हैं? हमारे पास 3-4। हाँ नहीं, एरोप्लेन रॉकेट क्यों नहीं है फिर, अगर यही डेफिनेशन है तो? वो तो सिर्फ उड़ता है, रॉकेट किसी के ऊपर जाता है। सर रॉकेट का एक डायरेक्शन होता है ना। नहीं, एरोप्लेन भी पीछे तो नहीं जाता। सर उसका फिर डिजाइन जो मैं जिस पे बनाया है वो अलग। हाँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जिस पे बनाया प्रिंसिपल क्या है बताओ रॉकेट का? उसमें थ्रस्टर्स रखते हैं सर। हाँ, लेकिन आपने देखा है कि जैसे ये होते हैं वो फाइटर जेट्स, है ना, उनको हम रॉकेट नहीं बोलते। वो क्यों? सर उसमें विंग्स होते हैं। हम उन रॉकेट्स को भी रॉकेट्स बोलेंगे जिनमें विंग्स होते हैं। फिन्स होते हैं ना, गाइडिंग फिन्स वगैरह होती हैं अक्सर, ठीक है? ऐसे ही हम कुछ चीज़ों को मिसाइल्स बोलते हैं पर रॉकेट नहीं बोलते। आप समझ रहे हो? रॉकेट क्या है? रॉकेट है कि वो व्हीकल जो कि जेट प्रोपल्शन सिस्टम पे चल रहा हो, ठीक है? उस टाइप का जेट प्रोपल्शन सिस्टम जिसमें कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि एयर ब्रीदिंग हो, है ना? मतलब एयर ब्रीदिंग मतलब सराउंडिंग एयर का यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है? मतलब वो जेट प्रोपल्शन, पहली चीज़ जेट प्रोपल्शन यूज़ हो, ठीक है? दूसरी चीज़ कि सराउंडिंग एयर को यूटिलाइज ना करा जाए। सराउंडिंग एयर का यूटिलाइजेशन अगर कोई चीज़ कर रही है तो क्यों कर रही है? एज ऑक्सीडाइजर। रॉकेट क्या लेकर जाएगा, कोई भी व्हीकल क्या लेकर जाएगा? फ्यूल। फ्यूल के साथ उसको क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजर, है ना? कोई भी रॉकेट होता है उसमें एक पेलोड बेयरिंग होती है कि भाई यहाँ पे पेलोड हो गया, ठीक है? या जो भी है सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर आएगी, ठीक है? फिर यहाँ पर एक फ्यूल टैंक हो गया, मान लो एक ऑक्सीजन टैंक हो गया, है ना? और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जल के थ्रस्ट पैदा करते हैं, राइट? इस तरीके से होता है कोई भी रॉकेट। बस हम करेंगे क्या कि हम अपना ऑक्सीडाइजर साथ लेकर जाएंगे फ्यूल के साथ, ठीक है? हम सराउंडिंग एयर का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये प्योरली जेट प्रोपल्शन है। इसी चीज़ को हम एक्चुअली जेट प्रोपल्शन कहेंगे, SION प्रोपल्शन, ठीक है? जेट प्रोपल्शन है। ये जो जेट प्रोपल्शन है
इसी की एक ऐसी वैरायटी है जहाँ पे एयर ब्रीदिंग भी होती है, उसको हम जेट नहीं बोलते, ठीक है। बट हम मतलब इस टाइप के रॉकेट सब बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे एयर ब्रीदिंग हो, ठीक है। अब टेक्निकली उसको रॉकेट बोला जाएगा कि नहीं हम कह नहीं सकते, ठीक है। मतलब कैसे करते हैं? हाँ, अब आप बताते हैं कैसे, कि अब आप ये देख रहे हैं कि अगर एक सैटेलाइट को ऊपर जाना है, हमें क्या क्या कैरी करना है, हमें इतना सारा फ्यूल कैरी करना है और एक सैटेलाइट कैरी करनी है। हम ये फ्यूल क्यों कैरी कर रहे हैं फालतू में? इफ़ पहुंच जाए वहाँ तक। नहीं वो तो ठीक है, इफ़ एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले जाना क्यों? आप समझ रहे हो? तो बेटर क्या हो सकता है, हम इस स्पीड में एयर ब्रीदिंग कराएं रॉकेट को कि वो चली जाए, ठीक है। तो इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको हम कहते हैं एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि दो टाइप के इंजन होते हैं हमारे पास, एयर, ये तो है एयर इंडिपेंडेंट है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, ठीक है। और ये है हम एयर ब्रीदिंग। पहले मैं आपको इंजन करा रहा हूँ, उसके बाद बताएंगे हम रॉकेट्स हमारे पास कौन से हैं। एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसका एक ही फंक्शनल जेट इंजन, इसमें दो टाइप के जेट्स होते हैं, एक होता है रैम जेट और एक होता है स्क्रैम जेट, ठीक है। ये चीज़ इसरो डेवलप कराना चाह रही है, स्क्रैम जेट, ठीक है। और रैम जेट इंडिया डेवलप कर चुका है और DRDO बहुत बढ़िया इसका वो भी करता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। रैम जेट टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ हो रही है फिलहाल? दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल में, कौन सी? दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल, नहीं इंडिया के पास है। इंडिया का सबसे तेज वाली मिसाइल है? यस, हाँ सबसे तेज है। हाँ जी। एक्चुअली पता नहीं तेज़ का पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट रेंज तो सबसे ज़्यादा है। प्लस शायद इकलौती मिसाइल है क्रूज मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेट को लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर जा सकती है, ब्रह्मोस, ठीक है। वरना क्रूज मिसाइल इतनी बड़ी होती नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाए। सर ये वेरिफिकेशन किसने किया, इंडिया ने खुद किया या किसी? नहीं, आप जब कंपेयर करोगे ना जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड को, इसकी स्पीड ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड लिख लेंगे, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये जो रैम जेट इंजन है वो किस तरीके से काम करता है, इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर आइडिया लग जाएगा। आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें एक ऐसा पॉइंट निकला होता है ना, देखा है ब्रह्मोस मिसाइल? एक बार गूगल पे सर्च करो ब्रह्मोस मिसाइल, इस तरीके से कुछ इसका पॉइंट निकला होता है जहाँ से ये एयर ब्रीद इन करती है, और ये जो नैरो पैसेज है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में इस एयर को पास करवाता है। यहाँ पे उसमें फ्यूल इंजेक्ट करा जाता है, यहाँ पे मान लो कोई वो है मतलब फ्यूल इंजेक्शन का कोई वो है सिस्टम, हाँ जी, हाँ वही, यहाँ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे पेलोड वगैरह भी सब कुछ आ जाता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, फिर यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है और फिर लास्ट में ये बर्न होता है, समझ रहे? ये एक इस टाइप का इंजन है, ठीक। ये हम कभी खाली अभी फिलहाल सबमरीन की लैंड से यूज़ करें, लैंड और सबमरीन से यूज़? नहीं, इसका ट्रायड कंप्लीट है। हम इसे फाइटर जेट के ऊपर ले जा सकते हैं ब्रह्मोस को, ठीक है। हम कैनिस्टर लॉन्च कर सकते हैं उससे, कैनिस्टर लॉन्च मतलब ट्रक के ऊपर, ठीक है, उससे लॉन्च कर सकते हैं। हम लैंड बेस मतलब उससे लॉन्च करते हैं, मतलब वैसे लैंड से तो लॉन्च कर ही सकते हैं, मतलब कैनिस्टर बेस है तो वो लैंड की लॉन्चिंग तो पॉसिबल ही है। शिप से लॉन्च कर लेते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर लेते हैं, पानी के अंदर। हाँ सर पानी के अंदर तो पानी INS नहीं INS अरियन वो तो मिसाइल तो लॉन्च करती है सबमरीन, वरना है ही क्यों वहाँ पर? नहीं, इस पे तो फिर हमने जैसे देखा इसका हाँ नहीं वो क्या होता है कि इसका कभी लॉन्च देखना
कि जब ये लॉन्च होती है ना उस समय ये चीज़ कवर्ड होती है। जब ये हवा में 50-60 मीटर ऊपर चली जाती है, ऊपर वाला जो कैप है उसके ऊपर अलग से अपने छोटे रॉकेट लगे होते हैं, वो निकल कर भागता है और साइड में फट के दोनों साइड हो जाता है और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल टिल्ट होती है और फिर सीधी जाती है। इसका ना मैकेनिज्म ऐसा है, देखो ये ऊपर जाएगी, इसका कवर हटेगा, ठीक है, वो शूट डाउन हो जाएगा, फिर ये इसके जो थ्रस्टर्स हैं साइड वाले वो होकर इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे और फिर ये जाएगी। देखा, इसकी कोई वीडियो भी देख लेना आप, ठीक है। मैंने बता दिया। हाँ, घर जाकर क्या करना है, इसकी एक वीडियो देखना, ठीक है। यूँ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ निकलेगी, इसके थ्रस्टर्स इसको टिल्ट कर देंगे और फिर ये ऐसे जाएगी। तो थ्रस्टर से टिल्ट होती है। हाँ, ठीक है, मतलब शुरुआत में नॉर्मल रॉकेट की तरह चलेगा और उसके बाद ये एयर ब्रीदिंग स्टार्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और फिर हॉरिजॉन्टल जाएगी, ठीक है। के साथ मिलके बनाया था ना। हाँ, और इसमें अच्छी बात क्या है कि क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है और नीचे चलती है, और याद है मैंने आपको बताया था कि जो क्रूज मिसाइल है उसका एक स्टेल्थ मैकेनिज्म होता है। स्टेल्थ का मतलब पता क्या होता है? रडार से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 50 मीटर ही दूर चल रही है, विच मीन्स 50 मीटर बेयरली इतना होता है, ठीक है। आपको रडार कहाँ प्लेस करना पड़ेगा कि वो दिख जाए? मतलब इसको अगर मैं जूम करूँ, इसको ऐसा करता हूँ, कर्वेचर बेयरली कुछ दिखाई दे। अगर ये 50 मीटर दूर चल रही है ना, यहाँ पे आप टेंजेंट खींचो, यहाँ पे आप टेंजेंट खींचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई रडार प्लेस्ड है ग्राउंड बेस्ड तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, वरना दूर तक कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि ये मैंने फिर भी बड़ा बना दिया। अगर 6400 किलोमीटर की मान लो अर्थ का रेडियस है, ये अपने आप में 1-8 किलोमीटर जैसा कुछ दिख रहा है। ये 1-8 किलोमीटर ऊपर नहीं चल रही है, ये 50 मीटर ही चल रही है। इसकी टोटल डिटेक्शन रेंज है वो 4-5 किलोमीटर ही आ पाती है। और उसमें भी ये अगर 3-4 गुना स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है और आपके पास 4 ही किलोमीटर है डिटेक्ट करने में, अरे ब्रह्मोस आ गई, ठीक है। विच मीन्स आपके पास क्या, आई थिंक 20 सेकेंड्स है, ठीक है। और प्लस 20 सेकेंड में आप क्या कर लोगे? न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जा सकती है ना। ये कितना पेलोड लेकर जा सकती है? ये 1 टन से 2 टन के बीच में पेलोड लेकर जा सकती है। एक बार मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। नहीं, ज़्यादातर क्रूज मिसाइल गाइडेड नहीं होते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, ये गाइडेड हो सकती है, बैलिस्टिक तो और भी नहीं होती। क्रूज मिसाइल तो फिर भी होती हैं, हो सकती है, बट मैं एक बार श्योर नहीं हूँ गाइडेड है कि नहीं। हाँ, मैंने लिखा नहीं है इसके बारे में, ये चेक करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हमें कुछ और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत थी। ये पहले ना खाली 300 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अच्छा, इसका जो रैमजेट इंजन है वो 2.8 ब्रह्मोस का रैमजेट इंजन, ब्रह्मोस का जो रैमजेट इंजन है वो 2.8 मैक पे चलता है, ठीक है। मैं इसके आपको टेबल बना कर दूंगा कि कौन सी मिसाइल कैसे चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, ठीक है। तो 2.8 मैक पे ये चलती है, हाईली मनोवरेबल वगैरह सब, ठीक है। एल्टीट्यूड 10 मीटर से लेकर 14 किलोमीटर, 10 मीटर, मैं 50 मीटर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, खाली 10 मीटर। 10 मीटर क्या होता है, ठीक है। इतनी स्पीड में 10 मीटर की तो कभी कभी वेव्स हो जाती हैं मिड ओशियन में। वेव एटलीस्ट 2-3 मीटर तो प्यार से हो जाती हैं, है ना। और ये मतलब बेयरली वेव्स को टच करती हुई चलती है, ठीक है। इसको आप डिटेक्ट ही कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है इसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ठीक है, वॉरहेड 300 kg का, ओके, 300 kg का वॉरहेड है, तो हम 300 kg का न्यूक्लियर बम डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी है 1 मीटर। 1 मीटर एक्यूरेसी मतलब अब आप 10 मीटर के हाइट पे चल रहे हैं, आप 1 मीटर की एक्यूरेसी से किसी चीज़ को उड़ा सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स कैसा भी टारगेट हो, हम न्यूक्लियर बम पता है क्यों यूज़ करते हैं? मतलब अगर हम कन्वेंशनली सोचें कि कभी न्यूक्लियर बम यूज़ करना है कि किसी ऐसे टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए जिसको ढूंढना मुश्किल है, हमें उसका रीजन पता है, हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है ना, उसको करने के लिए। लेकिन अगर मान लो हमारे इंटेलिजेंस है, हमें कभी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट करके किसी भी चीज़ को उड़ा सकती है, ठीक है। इंडिया ने इसमें 1-2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। हमारा टैक्टिकल क्रूज मिसाइल ट्रायड कंप्लीट हो चुका है, टैक्टिकल ट्रायड कंप्लीटेड, TRIAD, ट्रायड कंप्लीटेड, IAD ट्रायड, ब्रह्मोस मिसाइल,
नेवी में 2004 में इंडक्ट हुई थी, आर्मी में 2007 में। कंप्लीट है यस यस, नेवी में 2004 शिप लॉन्च हमने करी थी, आर्मी में 2007 कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च, सबमरीन में 2013, और साथ में ही उसी समय INS अरिहंत बनी थी, हमने अरिहंत के साथ इंटीग्रेट पहले ही कर दी थी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल लेकर, जिस पे कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी लग सकता है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा थ्रेट है चाइना के लिए। चाइना के लिए। सोचो ना, हम दुनिया की किसी भी वाटर में जा सकते हैं अनडिटेक्टेड, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल लेकर, जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब लग सकता है। तो कहीं भी पहुंच के फिर उड़ा सकते अच्छा, तो जो अंडमान साइड से जो ऐसे हाँ, मलक्का, नाम बोले क्या वो? मलक्का स्ट्रेट। हाँ, मलक्का स्ट्रेट पे फिर अच्छे से वो कंट्रोल हो सकता है। मलक्का छोड़ दो, हम मलक्का के नीचे से साउथ चाइना सी में कहीं पे भी हो सकते हैं, और किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं। ठीक है, और बड़ी चीज़, हम ये ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ अपने पास नहीं रख रहे, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है वियतनाम तक को। वो तो स्ट्रेटेजिक फिर हो जाएगा। बिल्कुल, तो चाइना तो डरेगा ही नहीं। हाँ, तिलमिला उठता है। सर इसलिए तो नहीं वो हमारे साथ ब्रिक्स पे ज्वाइन। नहीं, हमने किस किस को दी है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है, फिलीपींस जनवरी 2022 की डील है, $375 मिलियन में हमने डील करी है कि हम ब्रह्मोस देंगे फिलीपींस को। और बिगेस्ट अपना ये पता नहीं कितने दे रहे हैं, जो भी हम सिस्टम दे देंगे। सिस्टम मीन्स ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं दे बना रहे, के देंगे ना। बना कर देंगे हम। ब्लूप्रिंट क्यों दे देंगे? खुद ही बनाएगा। अच्छा। और मान लो कभी फिलीपींस चाइना से अलाइन हो गया, उसने ब्लूप्रिंट उधर पहुंचा दिए, अच्छा। ब्लूप्रिंट तो हम कभी बस सामान दे नहीं। रहे हैं, मतलब। नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम फिलीपींस को दे रहे हैं, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड को दे रहे हैं, वियतनाम को दे रहे हैं। वी हैव केयरफुली चोजन आवर पार्टनर्स की होम टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल विद। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिसाइल्स कर लेते हैं। ठीक है, ये रैमजेट इंजन है, इसका एग्जांपल हमने दे दिया। अब आते हैं हम स्क्रैमजेट इंजन पे। बनाएंगे अभी तक। नहीं, अच्छा, ये जो रैमजेट इंजन है वो 2 से 3 मैक की स्पीड पे चल पाता है। 2 से 3, हाँ, नहीं, 6 तक की मैक की स्पीड पॉसिबल है थियोरेटिकली। ठीक है, मतलब हमने ये देखा है कि ये जो एयर प्रोपल्शन, एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह काम करेगी, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ कितना, 3 मैक एकदम मिडिल लिमिट है। ये 1 मैक से लेकर 6 मैक तक चल सकता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है जनरली 1 to 6 मैक होती है, और हम ब्रह्मोस किस पे चला रहे हैं, 2.8 पे, ऑलमोस्ट 3 मैक पे, मैक 3 है वो। ठीक है, तो हम एकदम मिडिल पे चला रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट कंबशन होगा रैमजेट के थ्रू। मतलब ब्रह्मोस और तेज जा सकती है। हाँ, पर हमने रेंज पे ध्यान दिया है। इनिशियली इसकी रेंज थी, ब्रह्मोस की रेंज भी आप लिख सकते हो 300 किलोमीटर। ठीक है, बट फिर हमने ना एक, जब आप IR पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, उसमें वो रिजीम क्या कहती है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज जो कि 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा मतलब चलाने को, मतलब इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होगी, उसमें कॉमर्स सिर्फ तभी हो सकता है जब वो MTCR का हिस्सा हो। अब एक टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, एक ग्रुप है, इस ग्रुप का हिस्सा होना ज़रूरी है। अब इस ग्रुप का हिस्सा हम क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारा वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह का मुद्दा अटका हुआ था। फिर याद है मैंने बताया था मनमोहन सिंह के टाइम पे 1 to 3 एग्रीमेंट हुआ था, वो सब। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे इन सारे रिजीम्स का हिस्सा हो गए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थ्योरेटिकली उससे पहले भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा जा सकती थी। हमने डिक्लेयर करा था हम 290 किलोमीटर ही जा सकते हैं। हमने MTCR लॉन्च करी, 6 महीने के अंदर हमने कह दिया हमारी ब्रह्मोस अब 500 से 600 किलोमीटर भी जाती है। हमने कोई चेंज नहीं करा, विच मीन्स पहले भी जाती थी, हमने बस डिक्लेयर नहीं करा था। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये इतना हमने मोस्ट एफिशिएंट जोन चूज़ करा है कंबशन का, है ना। मतलब हमने स्पीड की जगह हमने किस पे, रेंज पे ध्यान दिया है।
ठीक है, हमने क्या ध्यान दिया है कि क्रूज मतलब आई थिंक ये उस सेंस में है कि ड्यूरिंग द कॉम्बैट इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, कोई जैसे हम S-400 सिस्टम की बात करते हैं, S-400 सिस्टम क्या है कुछ पता है? रशिया, हाँ, रशिया का एक सिस्टम है जहाँ पे कि रडार सिस्टम्स की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी इनकमिंग मिसाइल को एयर के बीच में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, 10 मीटर की एल्टीट्यूड पे चल सकती है ये, टरेन हगिंग मिसाइल है ये। आप समझ रहे हैं? आप प्रोग्राम करके इसकी प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं कि आप टरेन से यूं करके चलेंगे, अट्रैक्टिव वो उस हैं। नहीं, अगर टरेन ऐसे जा रहा है तो ये यूं कर जाएगी, क्योंकि हमने जितने भी एल्टीट्यूड हैं इसके अंदर फीड कर रखे हैं ना पहले से। इसकी प्रोग्रामिंग में पहले से है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये, आपको पता है कि अगर एरोप्लेन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया फिर भी वो कभी नहीं टकराएगा, इवन उसके अगर रेडार भी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एरोप्लेन्स में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा डेटा फीड है, जितना भी जियोमेट्रिक वगैरह डेटा होता है ना वो सारा उसमें फीड है कंप्यूटर के इन फ्लाइट सिस्टम्स के अंदर। उनको ये पता है कि यहाँ पे टरेन है, अगर उसने रडार से भी नहीं पकड़ा ना तो भी वो वार्निंग दे देगा टरेन है। ठीक है, तो क्या है कि ऑब्वियसली जो जितनी भी ये सिविलियन टेक्नोलॉजीज होती हैं सिविलियंस के पास बाद में आती हैं, पहले यहाँ होती है ना। ये टरेन हगिंग आराम से हो जाती है, किसी चीज़ को हम बना सकते हैं। चलो, ये हो गया हमारा रैमजेट इंजन। फिर आते हैं हम स्क्रैमजेट इंजन पर। ठीक है, अब स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है, ये इससे ऊपर चलने वाली टेक्नोलॉजी है। अब मैंने क्या बताया, क्या 1 से 6 मैक पे चलती है, ये 5 मैक से लेकर थ्योरेटिकली जहाँ तक एयर ब्रीदिंग पॉसिबल है, जिस भी स्पीड तक एयर ब्रीदिंग पॉसिबल है ये वहाँ तक चल सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम करना क्या चाहेंगे, और स्क्रैमजेट इंजन कर क्या रहा है कि हमें करना क्या है, देखो हमें मतलब जो पेलोड है उसको स्पेस में पहुंचाना है। ठीक है, अगर स्पेस में पहुंचाना है किसी पेलोड को, हमें करना क्या होगा कि किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 10 मैक 15 मैक 20 मैक ये जाएगा, है ना। तो उस सेंस में इसरो के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, स्क्रैमजेट इंजन, है ना। कि हम क्या करें, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पीड जेट इंजन से प्रोवाइड कर दें, उसके बाद उसके स्क्रैमजेट इंजन खोलें सेकंड स्टेज में। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन उसे और ज़्यादा ऊपर ले जाए। ठीक है, ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो टोटल लोड ले जाना है वो कम हो जाएगा। एक बार वो चीज़ हो गई, मतलब हमें करना क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी बनाना है, उस थ्योरेटिकल जो हमारा एम है, जो हमारा ड्रीम है कि हम ये चीज़ कर पाएँ, हमारा थ्योरेटिकल एम क्या है कि हमारा एक रॉकेट हो, ठीक है, जो कि स्क्रैमजेट इंजन पे काम करता हो, मतलब एयर ब्रीदिंग हो। ठीक है, इस तरीके से काम करता हो, प्लस इसमें 2 बूस्टर्स हो। बूस्टर्स क्यों, इस मैक 5 की स्पीड तक पहुंचाने के लिए। आपने मैक 5 स्पीड पहुंचा दी, इसके बूस्टर्स को हटा दो, स्क्रैमजेट इंजन चलेगा कब तक, जब तक हमारा मतलब मिडिल ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद क्या होगा, ये पूरी चीज़ हट जाएगी और उसके ऊपर जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो चल जाएगी फिर। ठीक है, हमारा लॉन्ग टर्म एम है ये इसरो का। अभी हम स्क्रैमजेट इंजन दुनिया में ही नहीं बना है, नहीं, हम बनाना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले 10 साल से स्क्रैमजेट इंजन पे जो डिबेट्स हैं वो कम हो गई हैं, ये वरिंग इशू है। ठीक है, अगर साइंटिस्ट ही इसके ऊपर बात करना बंद कर दें, मतलब हमारा ध्यान सही जगह नहीं है। क्रायोजेनिक तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं, देखो जब से ये क्या नाम है, टेस्ला नहीं है क्या, इसमें SpaceX ने रीयूजेबल ये व्हीकल्स बनाने शुरू करे हैं, तब से हम एफिशिएंसी बढ़ाने के दूसरे तरीकों से हट रहे हैं। जो भी है ना, हमें जबकि करना क्या चाहिए कि और दूसरे तरीके भी ईजाद करने चाहिए ना। स्क्रैमजेट चलो यहाँ नहीं काम आएगा, कहीं और काम आ जाएगा, इसरो ने DRDO के काम आ जाएगा। हो सकता है हम दुनिया की पहली मिसाइल, क्रूज मिसाइल बनाए जो मैक 5 पे चले, है ना। अभी ऑब्वियसली अभी क्या है कि मैक 5 पे चलने के लिए हम रैमजेट ही यूज़ करेंगे। मान लो उससे ऊपर हम कुछ चलाना शुरू कर दें, मैक 6 मैक 7, कोई पकड़ ही नहीं सकता ऐसी मिसाइल को, है ना। मतलब
दुनिया की सबसे तेज मिसाइल को पकड़ने के लिए आप उससे तेज कुछ चाहिए, है ना, या फिर आप उसकी ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट करके उसको इंटरसेप्ट वैसे करें, ठीक है, यही तरीका होता है। तो चलो ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन का लिखते हैं क्या है कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो भी थोड़ा सा ऐसा ही कुछ होता है, बस हल्का सा अलग, कि इस टाइप का कुछ इंजन होता है। यहाँ पे हमने देखा ब्रह्मोस के ऊपर एक टिप होती है प्रेशराइज करने के लिए चेंबर के लिए, यहाँ पे उस टिप की भी ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली एयर ब्रीदिंग पे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एयर मतलब इसमें जेट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट होंगे और यहीं पे कंबशन चेंबर बनेगा, ऑलमोस्ट एक्सटर्नल कंबशन चेंबर है। जेट में हमने क्या देखा था, पूरा एक्सटर्नल कंबशन है, फुल्ली एक्सटर्नल कंबशन, कंबशन मतलब ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन है। यहाँ पर क्या है, ये आप इंटरनल कंबशन मान सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, अंदर ही कंबशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, सिर्फ हवा से, मतलब हम ऑक्सीडाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, या बहुत मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजेशन ये हो रहा है और फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है और उससे चल रहा है। आप ये देखो ना कि पहली बात आपको एक ऐसा विंड टरबाइन चाहिए लैब सिचुएशन में जो कि मैक 7 मैक 10 की स्पीड से एयर को पंप करे। हम कैसे बनाएंगे इसको, टेस्ट कैसे करेंगे, समझ ना, इसको टेस्ट करना आसान नहीं है। प्लस अगर ऐसे नहीं टेस्ट करना है, अगर वाकई में एयर में टेस्ट करना है, आप इसको बार बार एक लॉन्चर पे लाद के फिर ले जाना पड़ेगा, हद से ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसका डेवलपमेंट आसान नहीं है। मतलब हमें एलोकेट करना पड़ेगा साफ कि मतलब हम 20-25 हज़ार करोड़ सिर्फ एक इंजन को डेवलप करने में एलोकेट करते हैं। सिमुलेशन में डाल के चेक करेंगे काम करेगा। हाँ, हम सिमुलेशन में डाल के चेक करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिमुलेशन हमारे फिजिकल फार्मूलाज पे बेस्ड होती है। प्रॉब्लम ये है, हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए फिजिकल फार्मूला अभी पॉसिबल नहीं है, अभी हुए नहीं है। हम कितना सिमुलेट कर लेंगे, ठीक है, बस यही है। इसका मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाया, ठीक है, जो आपके नोट्स है उसमें हल्का सा और डिटेल्ड होगा ये डायग्राम। हाइपरसोनिक होगा फिर स्क्रैमजेट, ऑब्वियसली हाइपरसोनिक है, और फिर वो सुपरसोनिक। हाँ, नाम की क्या मतलब रैम कर रही है ना एयर, शायद इसलिए। कोई आवाज़ के बारे में कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और टाइप के इंजन्स होते हैं। आपने टर्बोजेट इंजन सुने? टर्बोजेट इंजन्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? हाँ, एरोप्लेन में वो किस तरह काम करते हैं? वो टर्बाइंस प्लस जेट वो मैकेनिज्म है क्या कि हम एयर ले रहे हैं अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सीरीज ऑफ टर्बाइंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं। हाँ, एरोप्लेन में यूज़ होता है। हम सीरीज ऑफ टर्बाइन किस तरह यूज़ कर रहे हैं कि पहले तो एयर पास होती है, ठीक है, और एयर ये फिक्स्ड फिन्स होते हैं, कुछ रोटेटिंग फिन्स होते हैं। इनके रोटेशन की मदद से क्या होता है कि जो एयर है वो खुद प्रेशराइज्ड हो जाती है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, एयर प्रेशर बढ़ गया। अब इसके अंदर आप फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर वो जलेगा और फिर वो फ्यूल जो है बर्न होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंबशन इनसाइड द इंजन हो रहा है, इंटरनल कंबशन है अभी भी, ठीक है। ये हो गया टर्बोजेट, टर्बोजेट, ठीक है, जैसे वो बोइंग वगैरह बनाते हैं अपने टर्बोजेट इंजन्स, है ना। नहीं, इंटरनल का ये जितने भी इंजन्स हैं ये सब जैसे जैसे आप एक्सटर्नल की तरफ जाएंगे ना, इंटरनल से एक्सटर्नल, एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। हाँ, सबसे इनएफिशिएंट इंजन कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है। क्यों? मतलब लेकिन फिर भी हम इस तरह क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इस तरीके से लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहली बात ये उससे ज़्यादा आसान है बनाने, ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल है।
ठीक है, इतना भी सिंपल ऑल दो नहीं है। बूस्ट मिलता होगा। हाँ, प्लस हमें चाहिए स्पीड, है ना। मतलब क्या है कि हम ये वाला जो इंजन है ना, ये जो हमारा ये गाड़ियों में इंजन लगता है, इसकी मदद से बहुत एफिशिएंटली व्हीकल को चला सकते हैं, ठीक है। पर किलोमीटर कॉस्ट लोएस्ट होगी, पर इतनी स्पीड कभी नहीं दे पाएंगे कि ये उड़ जाए, है ना। ये प्रॉब्लम है। आपको पता है सबसे पहले जो राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, कौन सा इंजन यूज़ करा था? सोचो, हैं? इंटरनल कंबशन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन उन्होंने सबसे पहले बनाया था, बाद में वो गाड़ियों में आया। पहले वो प्लेन के लिए बनाया था। पहले वो प्लेन के लिए बनाया था, और वो हल्का बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन इंजन के ज़्यादातर कंपोनेंट पार्ट्स एल्यूमिनियम के बनाए, ठीक है। एक हल्का इंजन उसके ऊपर लादा, और फिर उसके अंदर और प्योर उन्होंने और पेट्रोलियम को रिफाइन करके उन्होंने एक आध काम नहीं करे थे, उन्होंने 5-10 पहली बार इनोवेशंस करी थी, उन सबको मिलाया, तब जाकर वो प्लेन चला। और बात यह है कि हम एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स पे आज भी प्लेन को चला रहे हैं। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स यूज़ करे ना, कि रोइंग हो जाएगी, पिचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं, ठीक है। राइट ब्रदर्स पे डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, जब मन करे। फिर इसके अलावा हमारे पास एक दो और व्हीकल मतलब लॉन्च के तरीके हैं। एक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब ये 2 टाइप के व्हीकल्स हो सकते हैं। वो ठीक है, 2 टाइप के रीयूजेबिलिटी ना हम 2 तरीके से ला सकते हैं रीयूजेबल बनाने के लिए, ठीक है। एक तो होता है विंग्ड व्हीकल। अब विंग्ड व्हीकल क्या होता है कि जैसे एक तो ये विंग्ड व्हीकल, इसको ये क्या है कि जब इसकी लॉन्च होती है ना, ये लाइक रॉकेट होती है, ऑब्वियसली एक रॉकेट ही है, ठीक है। बट ये जब नीचे आता है, इसकी जो लैंडिंग होती है, ये लाइक प्लेन होती है। लाइक प्लेन भी नहीं, लाइक ग्लाइडर बोलना चाहिए इसको। ग्लाइडर और प्लेन में अंतर समझते हैं? ग्लाइडर क्या होता है, विदाउट इंजन वो ग्लाइड करता है, उसको पहले कोई चीज़ ऊपर छोड़ कर आए, नहीं, हाँ, वो नॉर्मल मतलब सिर्फ ग्लाइडिंग की तरीके से चलता है, वो सुपर लो वेट होता है। ज़्यादा कई सारे ग्लाइडर तो ऐसे होते हैं सिंगल मैन, जिसको मतलब सिर्फ विंग्स होते हैं और एक बंदा उसको यूँ उठा सकता है पूरे ग्लाइडर को। नहीं, वो डायरेक्ट उसके पास कंट्रोल्स हैं, विंग्स को कंट्रोल करने का तरीका है उसके पास, है ना, बट इंजन नहीं है, उसको प्रोपेल करने का तरीका नहीं है, ठीक है। ग्लाइडर और प्लेन में अंतर क्या है, वहाँ पे प्रोपल्शन होता है प्लेन में, इसमें प्रोपल्शन नहीं होता। अब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि विंग्ड व्हीकल है, हम इसको जनरली आपको वो पता है, वो जो यूएसए वो अपने वो अपोलो मिशंस वगैरह लॉन्च करता था, अपोलो मिशन नहीं, ये कोलंबस मिशन वगैरह होते थे ना, कि वो लेकर जाता था, और फिर जिसमें वो मरी थी हमारी वो कल्पना चावला, तो वो क्या था, वो ग्लाइडर टाइप का होता था, कि जाता तो मतलब एक बड़ा सा रॉकेट होता था, उसके ऊपर ये इस तरीके से एक फ्लाइट जैसा यूँ लगा कर जाते थे वो, ठीक है। ये चीज़ पूरी ऊपर जाती थी, ये चीज़ तो डंप कर देते वो ओशन में, ये चीज़ वापस आती थी, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब क्या है कि वो कैसे बचाते थे एक्चुअली, ये जो है ना वो जेट नहीं होता था, क्या करते थे, ये होता था फ्यूल टैंक, ये इसको फ्यूल प्रोवाइड करता था, और इसके जेट से एक्चुअली ये चलता था इंजन, ठीक है। वैसे मैंने इसकी लोकेशन गलत बना दी, हल्का सा नीचे होता था, ठीक है, हाँ। फिर वो हट जाता, मतलब क्या है, टैंक को हम फिर भी बार बार गिरा देते थे, ठीक है। हम क्या लेकर जाते थे, ये, और इसको ग्लाइड करके नीचे ले आते थे। हमने एकदम सेम चीज़ यहाँ पे टेस्ट कर लिया, क्या कि हम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। हमारा वाला जो मॉडल है वो हल्का सा अलग है, इसको कहते हैं, इस व्हीकल का नाम है RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। इसका नाम लिख लो, RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यस विंग्ड है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, लॉन्च व्हीकल
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। ये हमने करा है, ये ऐसे 2016 के आसपास कुछ करा हुआ हमने टेस्ट। हाँ पिछले साल नहीं, मेरे पास बहुत पुराने नोट्स पड़े हुए हैं। हाँ होगा, पता नहीं। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का करना क्यों ज़रूरी है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हमें आपको पता है ना, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, व्योमनॉट्स उनको बोलेंगे। हाँ गगनयान मिशन होगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम किस तरीके से करेंगे, या तो हम कैप्सूल के अंदर उनको लॉन्च करेंगे, स्पेस कैप्सूल के अंदर, या फिर इस तरीके की एक व्हीकल के अंदर लॉन्च करेंगे। उनको कैसे लैंड कराएंगे, वो स्प्लैश डाउन लैंडिंग होगी या फिर इसके अंदर ग्लाइडिंग के थ्रू इस तरीके से लैंडिंग होगी, हमें नहीं पता। तो हमारे पास अभी दोनों ऑप्शन ओपन हैं। हाँ इसमें पैराशूट इसको रोकने के लिए होता है पीछे। क्यों, हमारे पास रिवर्स थ्रस्टर नहीं है। रिवर्स थ्रस्टर मतलब जब किसी चीज़ को हम लॉन्च करते हैं, जो इंजन पीछे की तरफ चल रहे होते हैं उनको आगे की तरफ चला देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्स थ्रस्टिंग। तो वो एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है इनके पास। इसका जो जब ये लैंड कर रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो वही व्हील्स होंगे वहाँ पे तो ब्रेकिंग पावर होगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने एक्सेसिव ब्रेकिंग पावर यहीं पे कंसंट्रेट अगर कर दी तो इतनी हीट जनरेट होगी कि पॉसिबल है कि यहाँ पे आग लग जाए, ठीक है। प्लस अगर ये चीज़ फेल हो गई, अगर व्हील्स डैमेज हो गए तो हो सकता है ये व्हीकल ही डैमेज हो जाए इतनी स्पीड में लैंड करते हुए। हमें करना क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ को जब लैंड कराना होता है ना, हमें जो हद से ज़्यादा बड़ी काइनेटिक एनर्जी है ना, उस पूरी काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना होता है। अब कैसे डिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पे खूब सारी ब्रेकिंग पावर लगा के आप क्या करेंगे, पूरी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे ब्रेक शूज़ लगा के। इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट करना अच्छी बात नहीं है। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ड्रैग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पैराशूट साथ में लगाएं पीछे। तो जनरली ऐसे जितने भी मतलब यूएस तो यही काम करता था कि पीछे एक पैराशूट के साथ इसको लैंड कराता था, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। हाँ तो ये हमारा विंग डेमोन्स्ट्रेटर है इस तरीके से। अच्छा जो हमारा दूसरा तरीका है जो ये स्पेसएक्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ये गाइडेड लैंडिंग है, गाइडेड फिन्ड लैंडिंग है। यूजिंग रॉकेट्स। कि हम क्या करें कि जो रॉकेट है उसी के थ्रस्टर्स को यूज़ करें, ठीक है। रॉकेट हमने इसी तरीके से लॉन्च करा था, जिस तरीके से लॉन्च करा था इसी तरीके से उसको लैंड करा दें। हमने किस तरीके से लॉन्च करा था रॉकेट को, इसी तरीके से कुछ लॉन्च करा था, ठीक है। हम क्या करें कि बस इतना काम और करें कि ड्यूरिंग लैंडिंग यहाँ पे कुछ फिन्स हैं वो निकल कर आए, ठीक है, जो कि ये मूवेबल हो। इसको गाइड करने के लिए किस तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे गिर रहा है वो किस तरीके से गिर रहा है, उसको बस गाइड करने के लिए। प्लस कुछ गाइडिंग इस इंजन से मिल जाएगी। ये इंजन थोड़े से मनूवरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कि हल्का सा हम इसको यूँ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको रोटेशन से भी हम इसको गाइड कर सकते हैं। तो हम इस केस में क्या बचा लेंगे, इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या थी, इस वाले केस में कि आप फिर भी अपना टैंक को डिच करके आ रहे हो, है ना, ओशियन में, फिर भी आपका कुछ तो स्प्लैश हो रहा है। इस वाले तरीके में आपको कुछ स्प्लैश नहीं करना, आपका इंजन पे बार बार खर्चा बच गया, आपके टैंक्स पे बार बार खर्चा बच गया, ठीक है। किस चीज़ का खर्चा लगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का, समझ रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है, लॉन्च भी लाइक रॉकेट होती है और गाइडिंग में भी हम रॉकेट यूज करते हैं, ठीक है, जब लैंड कर रहे होते हैं। अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसएक्स के पास है। नहीं, ये किसके पास है टेक्नोलॉजी, ये सबके पास है, इंक्लूडिंग इसरो। कौन सी गाइडेड फिन्ड लैंडिंग यूजिंग? हाँ ये वाली हमारे पास है। ये तो हमने आर को बता दी ना कौन सा है, रियूजेबल टेक्नोलॉजी व्हीकल है जो भी है, ठीक है। ये हमारी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। चले आगे। अब
जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनके नाम लिखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं, इंडिया के। अब हम इंडिया पर आ जाते हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इतना ही मतलब है कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया में क्या चल रही हैं वो आपको समझ आ गया क्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पूरी चीज़ को आप ये देख रहे हैं खर्चा कहाँ आ रहा है, खर्चा एक तो इस चीज़ में आ रहा है कि हमें बार बार इसको डिच करना पड़ रहा है, ठीक है, एक ये खर्चा है। दूसरा क्या है, अगर ये खर्चा चलो उठा भी लें फिर भी एक खर्चा एक्स्ट्रा है, क्या, हम इतना बड़ा ऑक्सीडाइज़र का टैंक लेकर जा रहे हैं साथ में, फ्यूल के साथ साथ। हम वेट आधा कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, नहीं है। हम क्या होते हैं कि वो हाइड्रोजन वगैरह यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइज़र, ठीक है। हम अगर वो ना यूज़ करें किसी तरीके से, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कि चलो रीयूजेबल तो कर लो, अच्छा है, बढ़िया रहेगा, हम किसी तरीके से स्क्रैम जेट और यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम स्क्रैम जेट भी यूज़ करें और पूरे व्हीकल को रीयूज़ भी करना शुरू कर दें, ठीक है। हम पहले इस जगह पे जा रहे थे जब तक स्पेस एक्स ने अपने कर्तव्य करके नहीं दिखाए थे, फिर अब हमने इसको डिच ही कर दिया, ऐसा लग रहा है इस प्लान को। नहीं, इसको इंडिया बना रहा है, और एक्चुअली रशिया यूएस इंटरेस्टेड थे इसमें, क्यों, क्योंकि वो मिसाइल्स बनाना चाहते थे, वो डिफेंस के पर्पस से इंटरेस्टेड थे। बट हमारे यहाँ क्या है, डीआरडीओ इसरो में इतना अंतर नहीं है, हमारी जो भी टेक्नोलॉजी ये डेवलप करते हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। डीआरडीओ इसरो को मिलकर एक्चुअली स्क्रैमजेट पर डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये हमारे इसरो का बजट इतना नहीं है जितना उसके डेवलपमेंट में लगेगा, हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो रॉकेट की हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, क्या लिखी थी, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक तो ये वाली अर्थ और एक बना लेते हैं ये वाली अर्थ, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारे रॉकेट प्रोपल्शन है ना, वो क्या होता है कि मैंने आपको बताया दो तीन चीज़ होती हैं। एक तो एक्सटर्नल कंबशन होता है, हम सराउंडिंग एयर का यूज़ नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीडाइजर साथ में लेकर चलते हैं। इस टाइप के प्रोपल्शन को हम क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्शन, ठीक है। हम जेट प्रोपल्शन का यूज़ करते हैं ये सारा काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो इंजन्स हैं ये इवेंचुअली कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हमें स्पेस तक पहुँचा रहे हैं, और स्पेस तक जाने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पार होना पड़ेगा। लेयर बना देते हैं हम नीली, ठीक है, ये सबसे डेंस लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, दिख रहा है क्या, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे आपको डेंस ऑक्सीजन की लेयर मिलेगी, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। हम जनरली इस जगह पे जो भी इंजन्स यूज़ करना चाह रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्या, कि उन सब के ये जो अम्ब्रेला नुमा शेप होती है ना ये, ठीक है, ये जो कंबशन चेम्बर है इसको हम स्क्वीज्ड रखना चाह रहे हैं, ठीक, नहीं एक्चुअली इसको हम ब्रॉड रखना चाह रहे हैं। क्या है कि इसको जब हम ब्रॉड भी रखेंगे ना तो भी जो हमारी एयर है वो इतनी प्रेशर है उसमें कि जो नेट स्ट्रीम है कंबशन फ्यूल की वर्टिकली नीचे जाएगी, ठीक है। बट जैसे ही आप ऊपर आ जाते हैं तो प्रेशर इतना बचता नहीं है, ये चीज़ तो यहाँ चल जाती है इस जगह पे, बट इसके ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपको और ज़्यादा नैरो जो कंबशन चेम्बर है और ज़्यादा नैरो चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे प्रेशर नहीं लग रहा उस स्ट्रीम को यूँ गाइड करने के लिए। यहाँ पे आप जब भी छोड़ेंगे इसको, ठीक है, अगर आपने स्पीड में नहीं छोड़ा है, इजेक्ट करा है फ्यूल को उतनी स्पीड में, तो फिर ये चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, तो आपके जो फोर्स के वेक्टर है ना वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। आप यूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं वेस्ट करना चाहते अपनी एनर्जी, आप पूरा वर्टिकल नीचे देना चाहते हैं ये, ताकि ये ऊपर जाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जनरली जो रॉकेट्स हैं उनकी स्टेजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब स्टेजिंग के हिसाब से क्या चीप पड़ेगा उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम किस ऑर्बिट तक छोड़ कर आएंगे सैटेलाइट को, ठीक है। और ये एक तो स्टेजिंग के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से हमने डिफाइन करा है कि हम किस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, किस हाइट की ऑर्बिट को क्या बोलेंगे। ऑर्बिट मतलब कि हम सैटेलाइट को कहाँ छोड़ कर आ रहे हैं,
राइट, ये चीज़। तो हम कुछ ऑर्बिट्स लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं ऑब्वियसली वो एक सर्कुलर पाथ हो सकता है या इलिप्टिकल पाथ हो सकता है, ठीक है। इलिप्स जो सर्कल है वो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। जब भी हम इसको छोड़ेंगे तो जो छोटा वाला लेंथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ? हीलियन है वो। हीलियन मतलब सन, वो प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिजी। मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ वही तो, एपोजी ये बोलना चाहिए, ठीक है। एपोजी ये हो गया एपोजी और ये हो गया पेरिजी। नहीं क्या करते हैं, पेरिजी, ठीक है। फिर एक होती है पोस्टग्रेड ऑर्बिट, एक होती है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई पोस्टग्रेड। रेट्रो मीन्स उल्टा, ठीक है। जो ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हैं। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, अलॉन्ग द मोशन ऑफ द अर्थ है, बट मोशन ऑफ द अर्थ मैंने नोट नहीं करा है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, एकदम काउंटर क्लॉकवाइज है। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया, पोस्टग्रेड, ठीक है, ठीक है। और रेट्रोग्रेड क्या हो गया, उल्टा, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ ऑर्बिट्स और लिखेंगे हम। सबसे पहले आप लिखो लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा लिखना है हमें। ये ऑर्बिट कुछ भी हो सकते हैं, लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। अब मैं एल्टीट्यूड के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ ऑर्बिट्स को। ठीक है, सबसे पहले होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो सारी ऑर्बिट जो कि 1000 किलोमीटर से नीचे हैं, ठीक है। लेस देन 1000 किलोमीटर लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, जितना हम लो कर देंगे ऑर्बिट को उस स्पीड पे क्या अंतर पड़ेगा, बढ़ जाएगा, राइट। क्यों, ग्रेविटी बढ़ रही है और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत है उसके अराउंड चलते रहने के लिए, तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तो मतलब LEO जब हम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में लिखेंगे, ये होती क्या है, मैंने बताया कि लेस देन 1000 किलोमीटर वाली होती है, उल्टा बना दिए, ग्रेटर देन का साइन है। मैं बचपन से कंफ्यूज होता हूँ इस साइन में, ऐसा बनेगा। लेस देन 1000 किलोमीटर होगी, ठीक है। स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, हाई स्पीड होगी। और हाई स्पीड होने की वजह से हो क्या सकता है कि एक दिन में 6 to मल्टीपल, मतलब बहुत सारे राउंड लगाए जा सकते हैं, है ना। 6 to 24 मतलब ऐसा कुछ है। कितने राउंड लग जाते हैं, ऑर्बिटल पीरियड इज अराउंड 84 मिनट्स टू 127 मिनट। तो 127 मीन्स मेरा नहीं ज़्यादा लगेंगे, 9 to समथिंग आएंगे, 9 to 20 समथिंग आएगा, ठीक है। 9 to 20 के आसपास आप रेवोल्यूशंस पर डे कर सकते हैं। जो भी है आपका जो ऑर्बिटल पीरियड आ रहा है वो 84 to 127 मिनट आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट की जगह हम लिखते हैं कि कितना मिनट ले रहा है, 84 to 127 मिनट। इतना टाइम लगता है एक बार घूमने में। एक रेवोल्यूशन, हाँ ठीक है। यहाँ पे ना एक वो आता है कॉन्सेप्ट वैन एलन बेल्ट का। ये ना कुछ रेडिएशन बेल्ट्स होती हैं कि अब यहाँ पे ना एक चीज़ हमें बस याद रखनी है कि जनरली जो लोअर वैन एलन बेल्ट है ना उसके नीचे रहती हैं ये ऑर्बिट्स,
हम जनरली ये इसकी जो हाइट रखते हैं ना, ये 1000 किलोमीटर से तो कम है, ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। हम कभी भी 160 किलोमीटर के नीचे नहीं जाने देते, हम कोशिश करते हैं लेस देन 160 किलोमीटर ना हो। क्यों? अगर और कम कर दी तो क्या होगा, कुछ आइडिया? हाँ, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते। एक और चीज़ हम नहीं चाहते कि जनरली हम कोशिश करते हैं कि 600 किलोमीटर से ज़्यादा भी ना हो। क्यों? यहाँ पे वैन एलन बेल्ट स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वैन एलन बेल्ट्स क्या होती हैं कि हमारा अर्थ का एक मैग्नेटोस्फेयर होता है, आपको पता है। अभी हम सन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जाइंट मैग्नेट करती क्या है कि सन की तरफ से जो सोलर स्टॉर्म्स आती हैं, और इन सोलर स्टॉर्म्स में क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल, जो भी वहाँ से डिके हो रहा है वो सारे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल। आपको प्रोटियम भी मिल जाएगा, P+, ठीक है। प्रोटियम माने हाइड्रोजन के आयंस, ठीक है। तो ये जितने भी आयंस हैं ये चार्ज होते हैं और मतलब काफ़ी स्पीड में आते हैं। अब ये करेंगे क्या कि हमारी जो मैग्नेट है वो क्या है, इसका साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल वैसा है। अब ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या, ये पार्टिकल्स यहाँ आने की जगह यूँ आएंगे पोल्स की तरफ से, ठीक है। तो होगा क्या कि एक तरीके से ये चीज़ जो है, दो चीज़ काम करेगी, एक तो इनको रिपेल कर देगी, और जिनको रिपेल नहीं कराए हमारा जो मैग्नेटोस्फेयर है वो इनको क्या करेगा, गाइड करेगा टुवर्ड्स पोल्स। और यहाँ पे हमें वो जिनको हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, यहाँ पे हमें नॉर्दर्न लाइट्स मिलती हैं। फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होती है उसके साथ रिएक्ट करके ग्रीन लाइट निकलती है, ऑक्सीजन के साथ करके वो पिंक लाइट निकलती है, और अलग अलग किस्म की लाइट्स बनती हैं एक्चुअली। बट पोल्स को कोई रहता नहीं है, अच्छी बात यह है, इसलिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा ही तगड़ा आ रहा है बीम, तो फिर हो सकता है ये हमारी जो मैग्नेटिज्म है उसको ओवरकम कर दे, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टूट ही जाए और वो एक्चुअली सीधे भी आ जाए। हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि तब भी बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सोलर स्टॉर्म का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो स्ट्रैप आउट होना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि अगर सोलर स्टॉर्म ज़्यादा आ गई, जैसे हमें पता है मार्स का एटमॉस्फेयर नहीं है उतना, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका ग्रेविटी होने के बावजूद नहीं है, या वीनस का नहीं है। वीनस एक्चुअली, चलो वीनस का तो है, मार्स का नहीं है। मार्स का क्यों नहीं है, क्योंकि, या मून का भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जितनी भी सोलर स्टॉर्म आती हैं वो जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्राइप करके चली जाती हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर लेकर चली जाती हैं, ठीक है। हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्राइप आउट कर देती है एटमॉस्फेयर को, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का फिनोमेना है कि एकदम से हमारे मैग्नेटिक फील्ड चली गई 1-2 साल में चली जाएगी। क्यों, हमें ये कैसे पता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है हर कुछ मैनी लैक्स ऑफ ईयर में फ्लिप हो जाती है, नॉर्थ का साउथ हो जाता है, ठीक है। खुद वैसे जब ये फ्लिप होती है तो कुछ टाइम के लिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म ही हो जाती है, वो पहले कोलैप्स करती है मैग्नेटिक फील्ड और फिर यूँ वापस आती है, इस टाइप का कुछ होता है। तो ये जो रिवर्सल साइकिल है ये मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है, बट और हमें ये पता है कि ये पहले कई बार हो चुका है। बट जब भी हम फॉसिल रिकॉर्ड्स में जाते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारा जो मतलब जो लाइफ है वो बीच में डिसरप्ट हो गई हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो ड्रास्टिकली, कुछ कम होगा, कुछ अंतर पड़ेगा, पर ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होता। विच मीन्स क्या है कि जब ये फ्लिप अगली बार भी होगा तो होगा नहीं कुछ प्रॉब्लम। विच मीन्स क्या है कि सोलर स्टॉर्म का जो मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल का आना है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर फ्लिप होने के बाद दोबारा आई ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो प्रॉब्लम है। फिर क्या है कि फिर सारा एटमॉस्फेयर है वो चला जाएगा, कुछ बचना नहीं है फिर, ठीक है। आई बात समझ। अब
ये तो हो गई है। तो अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी किस तरीके से काम करती है, ये ना कुछ बेल्ट्स बनाती हैं। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको फिर से हम अगर बनाएं तो यहाँ पे ना कुछ चार्ज्ड आयंस की बेल्ट होती है। मतलब हम कहते हैं ना एक्सोस्फेयर हमारा ऐसा है। अब वो एक्सोस्फेयर एक्चुअली है क्या कि एक्सोस्फेयर हर जगह पे सेम डेंसिटी वाला नहीं है, ठीक है। कई कई जगहों पे चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी थोड़ी सी हायर होती है। ये एटमॉस्फेयर ही है, ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम ही है, बस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट एलन बेल्ट, इसको कहते हैं सेकंड एलन बेल्ट। और ये जो फर्स्ट एलन बेल्ट है ये 600 किलोमीटर की हाइट पे आपको मिल जाती है। हम कोशिश करते हैं 600 के इस साइड ना जाए, ठीक है। क्यों? कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते, हम जाते भी हैं, कम्युनिकेशन होता भी है, उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो हम कोशिश क्या करते हैं 160 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच में रहे, ठीक है। इतनी बात समझे। जो बाय द वे जो सेकंड वैन एलन बेल्ट आती है उसकी हाइट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, जो सेकंड वैन एलन बेल्ट है वो 58,000 किलोमीटर, वो बहुत ऊपर है, 58,000 किलोमीटर, ठीक है। तो वो हमारी जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना उसके भी बाहर है, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैन एलन बेल्ट आप लिख लो थोड़ा सा, वैन एलन, ELLEN, मैंने स्पेलिंग लिखी है, VAN, नहीं स्पेलिंग नहीं लिखी मैंने, पिछले स्लाइड में लिखी थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं वैन ALLEN, वैन एलन बेल्ट्स, BELT, बेल्ट, रेडिएशन बेल्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल्स या हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, रेडिएशन बेल्ट ऑफ हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, most of which originate from solar winds. Solar winds that are captured by Earth's magnetosphere. Earth's magnetosphere. ठीक है। फिर जनरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बेल्ट, ठीक है, एक इनर बेल्ट एक आउटर बेल्ट। जनरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बेल्ट, एक तो इनर बेल्ट एक आउटर बेल्ट। But few others can be temporarily created. Temporarily created. ठीक है, ये हमारा वैन एलन बेल्ट्स हो गए। अब वापस यहाँ पर आते हैं, तो इस टाइप की है। इसी में एक और सिनेरियो होता है कि हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बना दें इसको। व्हाट इज सन सिंक्रोनस? आपको पता है सन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो टाइम कीपिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है सेलेस्टियल बॉडी, वो सन है ना। आप देखो हमारे इंडियन कैलेंडर किस तरीके से चलता है, इस तरीके से कि हम मून को नोट करते हैं कि आज ये तिथि है, फिर ये तिथि है ना, बट हम सन को भी नोट करते हैं क्योंकि हमारे दिन उस हिसाब से चलते हैं। दुनिया के सारे कैलेंडर अलग अलग प्लैनेट्स को नोट कर सकते हैं, इंडिया हर प्लैनेट को नोट करता है, ठीक है। हम जब क्रिश्चियन कैलेंडर्स में जाएंगे तो वो सन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम इस्लाम में जाएंगे तो प्रॉपर लूनर कैलेंडर है, ठीक है। लेकिन कोई भी सन को इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज उसके हिसाब से हमारे 24 आवर का डे है, हमारी जो टाइमिंग है उस हिसाब से चल रही है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है कि दिन के सेम ही समय पे वो सैटेलाइट रिपीट हो उस जगह पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमारा 84 किलोमीटर मान लो ये है, ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, 84 मिनट में वापस कोई चीज़ आ रही है, 84 मिनट बाद हमारा जो अर्थ है वो हल्का सा घूम चुका होगा बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज ऐसे है ना,
कि रोटेशन चल रही है हमारी। तो पहले जब सैटेलाइट गई होगी इस पॉइंट को स्कैन करके गई होगी, अगली बार जब ये सैटेलाइट आएगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पहुँच चुका होगा, घूम कर जब आएगी अब वो इस चीज़ को स्कैन करेगी, ठीक है। अगली बार जब आएगी वो पॉइंट और यहाँ पे पहुँच चुका होगा, ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच चुका होगा, अब ये इसको स्कैन करेगी, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि पूरा जब 24 घंटा हो जाए तो ये वाला जो पॉइंट है इसको दोबारा स्कैन करें, ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे 24 घंटे बाद ओवरहेड आ जा रही है सैटेलाइट तो हम उसको क्या बोलेंगे, सन सिंक्रोनस, ठीक है। ये कब होगा, या तो आपका ऑर्बिटल पीरियड 90 मिनट हो, 1.5 घंटा, क्यों 1.5 घंटा 1.5 घंटा करो, 24 का मल्टीपल आता है 1.5, 24 का मल्टीपल है ना 1.5, इसलिए 90 मिनट। और दूसरी कहाँ मिलेगी बताओ, सीसेट का क्वेश्चन हो गया ये, 180 में मिल सकती है, गुड। बट हम कह रहे हैं कि 127 से नीचे रहती है, 45 84 से ऊपर रहती है, 120। क्या बात है, तुम्हारा सीसेट कब से अच्छा हो गया? मैं अपने ही मंदिर को कैलकुलेट कर लिया मैंने। हाँ ठीक है, तो 60 और उस 30 का ऑब्वियसली यही दिमाग लगाना है, ठीक है। हर 2 घंटे में जो जाएगी वो वापस आएगी। जब हम ऐसा कर रहे हैं कि एक ही जगह पे उस समय से जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। समझ रहे हैं, लिखो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है। हम और भी बना सकते हैं एक्चुअली 15 मिनट के मल्टीपल पे, हम इन दोनों के बीच में भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 105 मिनट पे भी ले सकते हैं। SYNCHRO NOUS सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। इट इज अ नियरली पोलर ऑर्बिट, ठीक है। एक पॉइंट तो ये। नेक्स्ट पॉइंट, द सैटेलाइट पासेस ओवर अ गिवन पॉइंट over a given point at the same time daily, ठीक है। ये हो गई सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। हम कभी कभी हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी चीज़ को क्यों लगाना चाह रहे हैं, लॉजिकली बताओ क्या वजह हो सकती है? हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी चीज़ को लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस पॉइंट पे वो बार बार आए, तो कि वो इसी पॉइंट को बार बार नोट करने के लिए डेटा उसको बनाने के लिए उसका बेहतर। बाकी टाइम तो हम बंद नहीं रखेंगे, पूरे अर्थ को स्कैन तो कर रहा है ना। पहली बात, लोअर और ऑर्बिट वो हम कौन सी सैटेलाइट हम करना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट नहीं करना चाहेंगे, जो अर्थ को स्टडी करने वाली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। रिमोटली हम सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर किस तरह चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न्स किस तरह चेंज हो रहे हैं, वेजिटेशन किस तरह चेंज हो रही है, जैसे कि कहाँ पे पराली जलाई गई है, कहाँ पे नहीं जलाई गई है, उसको हम स्कैन कर सकते हैं। हम ये स्कैन कर सकते हैं कहाँ पे इस समय कटाई हो गई है फसल की, कहाँ पे नहीं हुई है, फॉरेस्ट कहाँ पे काटे जा रहे हैं, वो सब स्कैनिंग हो जाएगी। ओशन करंट, साइक्लोन वगैरह सब कुछ रिमोट सेंसिंग से जो पॉसिबल है वो सब इमेजिंग हम इससे करते हैं। क्यों? इमेजिंग के लिए हम 35,000 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे जियोसेंट्रिक ऑर्बिट पे। गूगल भी इसको यूज करता है इसके लिए। यस, इसको यूज़ करा जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होती हैं लो अर्थ ऑर्बिट वाली, एक्चुअली वो वाली नहीं होती, 24 घंटे वाली होती है। वो नेविगेशन में काम आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में काम आती हैं, इसमें नहीं आती, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, इसने जो भी पूरे दिन में यूँ डेटा नोट करा अलग अलग जगह पे जा जाके, हमें चाहिए वो सारा डेली हमें दे दे, क्योंकि ऊपर कंप्यूटर के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो सब स्टोर करके अपने पास रखे। तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे जब वो पास करती है वो सारा डेटा भी ले लेते हैं। समझ रहे हैं? हमें भी तो ये करना है। नीचे जो एंटीना होते हैं वो यूँ थोड़ी देर के लिए मूव करते हैं जब ऊपर स्काई से ये जा रही होती है सैटेलाइट,
ठीक है, और मिल जाता है डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक, और प्लस क्या है कि हम एक ही जगह बार बार रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं ना, हम हर घंटे के हिसाब से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो IMD है ना, वो अक्सर अपने मैप देती है, हर आधे घंटे में मैप देती है, हर 1 घंटे में मैप देती है, हमेशा मैप नहीं देती। क्यों? वो भी किसी किस्म की रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। अब ये कई सारे बैंड होते हैं, एस बैंड, KU बैंड, कई सारे किस्म के बैंड होते हैं अलग अलग रेंज में। बट हाँ, और ये ज़्यादातर या तो हाई एनर्जी रेडियो वेव्स होती हैं या फिर माइक्रोवेव्स वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव्स की प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी रिफ्लेक्ट करती है ना, इसलिए हम रेडियो वेव इतना यूज़ नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं सन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अगला पॉइंट लिखो, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके लिए एक और पेज बनाना पड़ेगा, GSO। हम एक ऐसी ऑर्बिट चाह रहे हैं जो उतनी ही तेज चले जितना जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, हम एक ऐसा चाह रहे हैं जो उतनी ही तेज चले सैटेलाइट जितने की तेज अर्थ रोटेट कर रही है। ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम? ऐसा क्यों चाहेंगे? ऐसा करना क्यों चाहेंगे? मान लो ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ अर्थ का वो इंडिया यहाँ पर है, ऐसा करके कुछ है, इस लैटिट्यूड के आसपास पड़ता है इंडिया। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन बना रहे, समझ, इंडिया के ऊपर ही रहे। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं उसको हम कहेंगे जियोसिंक्रोनस। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ी हुई सैटेलाइट को, एक्चुअली यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ना, ये जियो स्टेशनरी बनाया, और जो टाटा स्काई है ना, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन ले रहा है। ठीक है, जियो स्टेशनरी क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे हैं आप दिल्ली में, ठीक है, अब आपको कम्युनिकेट करना है इस सैटेलाइट के साथ जो कि हॉरिजॉन्टली इस एंगल पे उड़ रही है। ठीक है, इस एंगल पे, कहाँ पे? इक्वेटर के ठीक ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी का क्या है? जियो स्टेशनरी को जियोसो कह रहे हैं, जियो सिंक्रोनस को जियोसो नहीं कह रहे। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, सिंक्रोनस को जियोसो नहीं बोलते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा है टाटा स्काई का हम डेली एंटीना का लोकेशन तो चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो हम क्या करते हैं, वो ठीक इक्वेटर पे डालते हैं। ठीक है, और इक्वेटर पे हम यूँ उसको स्कैन, मतलब हमारा जो एंटीना है वो हमेशा उसको स्कैन करता है, एकदम परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट। क्यों? अगर सर्कुलर नहीं हुई, इलिप्टिकल हुई, तो क्या होगा? जब अर्थ के पास होगी, इलिप्स में क्या होता है, जब अर्थ के पास होता है तो ज़्यादा तेज जाती है, अर्थ से दूर होती है थोड़ा धीरे जाती है, तो वो सैटेलाइट की जो पोजीशन है हमारी पोजीशन से कभी आगे चली जाएगी, कभी पीछे चली जाएगी। हमें ये भी नहीं चाहिए। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है? परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट होती है। ठीक है, फिर एट द हाइट ऑफ 35,000, हाँ जी, 786 किलोमीटर, परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट। ये क्या हाइट है? इस हाइट पे ही क्यों? एग्जैक्टली किलोमीटर टू किलोमीटर हम इतनी एक्यूरेसी पे क्यों जा रहे हैं? इतनी ही हाइट पे हमें ले जानी है, क्योंकि हमें 24 घंटे पे इसको घुमाना है। 24 घंटे पे घुमाने के लिए जो रोटेशनल स्पीड की ज़रूरत है ना, वो कब अचीव होती है? जब हम इस हाइट पे ले जाते हैं। वहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है 24 घंटे की उस पर। ठीक है, हम कहाँ पे ले जाते हैं? हम इस पे ले जाते हैं हमारी सैटेलाइट को। ठीक है, सर्कुलर, इस पे जो ऑर्बिट होगी उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जियो स्टेशनरी ना करके जो ऑर्बिट्स हैं इनको इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, सेम ही हाइट पे बट हल्का सा टिल्ट कर दिया। ठीक है, अब ये टिल्टेड ऑर्बिट है, ये कभी कभी हमारे और दूसरे किस्म के काम में आ जाती है। ठीक है, इस टाइप की जो ऑर्बिट है ना, इसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस। हाँ,
हम ये तो चाह रहे हैं कि ये 24 घंटे हम इसको देख पाएँ सैटेलाइट को, बट इससे कोई मतलब नहीं है कभी ऊपर चली जाए कभी नीचे चली जाए, ठीक है। हाँ, तो जियो सिंक्रोनस, ठीक है, ये इंक्लिनेशन की बात है, कितने एंगल पे इंक्लिनेटेड है पूरी एक्सेस, ठीक है। अब ये अर्थ पे आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, आपको ये सैटेलाइट कैसे दिखाई देगी, ये कभी ऊपर चली जाएगी फिर घूम के कभी नीचे आ जाएगी फिर ये ऊपर चली जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो इसरो को क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन में अपने एंटीना को एक टाइम पीरियड में बांटना पड़ेगा, पूरे दिन यूँ चलेंगे उसके एंटीना, ठीक है। एक और चीज़, कभी कभी हो सकता है हमें एंटीना की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। ये किस किस्म में काम आएगी ये सैटेलाइट, ये नेविगेशन सिस्टम में काम आ जाती है, बढ़िया, ठीक है। अभी आपने जो टॉपिक डाला था क्या था, जियो सिंक्रोनस ना, ठीक है, जियो स्टेशनरी डाला है, ये दोनों चीज़ें नोट कर ली, इतना ही नोट करना था, इससे ज़्यादा नहीं नोट करना था। ठीक है, दीज ऑर्बिट आर ऑलवेज पोसीग्रेड, मतलब अर्थ के वो साथ साथ चलेंगे, रेट्रोग्रेड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किस टाइप की सैटेलाइट डालेंगे, जो भी कम्युनिकेशन हमें करनी हो वो वाली सैटेलाइट डालेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने कौन सी डाली थी, कौन सी सैटेलाइट डाली थी लो अर्थ में, मैपिंग वाली, जो कि रिमोट सेंसिंग कर रही है, ठीक है, वो वाली, ठीक है। और क्योंकि ये इतना दूर है और एक ही सैटेलाइट हमारा सारा कम्युनिकेशन ले जाना चाह रही है, जनरली ये वाली सैटेलाइट होंगी हैवियर, कैमरा हैवी नहीं होता, ठीक है। लो अर्थ में हमें हल्की चीज़ें चाहिए, जियो स्टेशनरी एक तो दूर चाहिए और हैवी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें ये ले जाने के लिए हमें बड़े हैवी रॉकेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जनरली इंडिया में जो ले जाते हैं हम ये GSLV से ले जाते हैं, GSLV MK3 से, ठीक है। अदरवाइज इन सैटेलाइट को ले जाने के लिए हमारे पास भी अच्छा रॉकेट नहीं है, हम एरियन 3 से ले जाते हैं। एरियन 3 कहाँ का है, फ्रांस का रॉकेट है। हाँ, ये सब इसके अंदर है। अब ये हो गई कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं नेविगेशन के लिए। अब नेविगेशन का क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम लिखो नेविगेशन का इंडिया का। अच्छा, कभी कभी क्या है, सैटेलाइट ख़राब हो जाती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा हम फ्यूल छोड़ कर रखते हैं सैटेलाइट में, कि उनके इंटरनल जो वो रॉकेट्स हैं वो चलें और हम उसको जंक कर दें। और हम जंक करने के लिए क्या करते हैं, इससे ठीक 100 किलोमीटर ऊपर एक और ऑर्बिट होती है, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं, कि जैसे ही सैटेलाइट ख़राब हुई हम क्या करते हैं, थ्रस्टर चलाते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर पार्क कर देते हैं। और वो 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर क्या है कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना हो चुका होता है कि वो धीरे धीरे आउट ऑफ ऑर्बिट चलती चली जाती है और फिर बाहर चली जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। तो स्पेस जंक ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। कहाँ जाएगा? स्पेस तो है, वो वॉयेजर बन गया, फिर उसकी जर्नी कहाँ समाप्त होगी हमें नहीं पता। हाँ, नहीं, वो वॉयेजर तो ये इतना धीरे जाएगा, ज़्यादातर केस में क्या हो जाएगा कि अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ देगा, फिर सन की ऑर्बिट में आ जाएगा, और फिर वो जनरली स्पेस में, वो सन में ही घुस जाना है, उसको बचना नहीं है, ठीक है। तो चलो, अच्छा हाँ, अब ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, अब ये कौन सी ऑर्बिट हो गई कि आप इस तरीके से देख पा रहे हैं सैटेलाइट को होते हुए, इस तरीके से भी नहीं, इस तरीके से, ठीक है, कि आप पहले ऊपर आपके नॉर्थ में चली जाएगी, फिर ये साउथ में और एक्सट्रीम साउथ में चली जाएगी, क्योंकि कहाँ तक जा रही है, इस लेवल के साउथ तक जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तक, वहाँ पर आप देख भी नहीं पाओगे उस सैटेलाइट को, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, इस सैटेलाइट, इस टाइप की सैटेलाइट का हमने एक बढ़िया यूज़ करा है कि हम नेविक सिस्टम में ये यूज़ कर रहे हैं। नेविक आप जानते हैं क्या है, ये है इंडिया, श्रीलंका, बाकी सब कुछ ये नेवी के लिए है। हाँ, वो बोलने की बात है कि हम फिशरमैन के लिए कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं
कि हमारा जो डिपेंडेंस है उससे ख़त्म हो जाए। किससे? radar से? क्या कहते हैं इसको? अच्छा, नासा की जो सैटेलाइट हाँ, इनको क्या बोलते हैं हम, ये जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उससे हम दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जीपीएस और उस जैसे जितने भी सिस्टम्स हैं उसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अभी ये समझो ये क्या है कि जो हमारा नेविक सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी, मतलब इक्वेटर के ऊपर रहेंगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ रहती हैं? इक्वेटर के ऊपर, है ना, पता है ना, ये इक्वेटर के ऊपर हमने डाली थी। ठीक है, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी रहेंगी और 2 सैटेलाइट रहेंगी, वो 4 सैटेलाइट रहेंगी जियो सिंक्रोनस, वो इस तरीके से ऑर्बिट करेंगे। इस तरीके से कुछ मान लो। ठीक है, ये इस तरीके से चलती रहेंगी, समझ रहे? 8 की पोजीशन में इस तरीके से चलती रहेंगी। हाँ, इन्फिनिटी पोजीशन में 2 सैटेलाइट यूँ चलते रहेंगे। तो होगा क्या, अब नेविगेशन सिस्टम्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, इसको जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या था बताओ? बेसिक साइंस पढ़ी थी हमने। जब कोई वेव हमारे पास आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जब दूर जाती है तो घट जाती है। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, हमें पता है कि इन सैटेलाइट्स ने क्या फ्रीक्वेंसी भेजी है ना, क्या है, ये साउंड भेजती है बस, बिप बिप बिप। अगर ये बिप 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 की जगह बिप 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 ये होना शुरू हो गया, मतलब चीज़ हमारे पास आ रही है, वरना दूर जा रही है। तो क्या है कि ये किसी भी, मान लो मैं यहाँ अपनी शिप लेकर खड़ा हुआ हूँ, तो ये 3-4 सैटेलाइट मिलकर मेरे को बताएंगे कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, कहाँ हूँ। आप समझ रहे हो? यहाँ से कितनी तेज़ी पे, ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये मिली, यहाँ से आती हुई लाइट, यहाँ से आती हुई लाइट, यहाँ से आती हुई लाइट, यहाँ से आती हुई लाइट। मेरा मोबाइल क्या बताएगा, आप इस सैटेलाइट से इतनी दूर हैं, इससे इतनी दूर हैं, इससे इतनी दूर हैं। ठीक है, और कहने का मतलब है इतनी दूर है तो आप यहाँ पे खड़े होंगे ज़रूर। ठीक है, और आप इस स्पीड से चल रहे होंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया। ये पता है कैसे, ये सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था? जब पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी ना रशिया ने, तब ये डिस्कवर हो गया था कि इन्होंने, रशियंस ने क्या करा, ये दिखाने के लिए, देखो हमने सैटेलाइट लॉन्च कर लिया, स्पेस में डाल दिया, कोई भी देख सकता है, ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको इजीली रीडेबल बनाया, डिस्कवरेबल बनाया, और वाकई में वो बिप बिप साउंड छोड़ रही थी इस तरीके से कि हर कोई सुन पाए, ताकि रशिया यूएसए को समझ आए, देखो हम ये कर चुके हैं। 2 मैथमेटिशियंस बैठे हुए थे एक टेबल पे, उन्होंने कहा यार ये देखो इस स्पीड से बिप बिप छोड़ रही है। ऐसे कहा, जब बैठे बैठे टी पीते हुए एक ने दूसरे को प्रॉब्लम दी, क्या तुम बता सकते हो इसकी स्पीड क्या है? उसने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, डॉपलर इफेक्ट लगाया, स्पीड बता दी। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, अगर हम इसकी स्पीड बता सकते हैं और हमें अपनी स्पीड पहले से पता है वो, और अगर हमें सैटेलाइट की स्पीड पहले से पता है, क्या हम ये पता लगा सकते हैं हम कहाँ हैं? और इस तरीके से नेविगेशन सिस्टम का जन्म हुआ। समझ रहे हैं? तो ये क्या कि हमारे पास 3-4 किस्म के नेविगेशन सिस्टम है दुनिया में। ठीक है, एक आप कुछ नेविगेशन सिस्टम्स के नाम लिखो दुनिया के जो हैं, ये समझ आ गया नेविगेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, इस तो सबसे पहला नाम तो है IRNSS हमारा। ठीक है, NSS, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये है क्या, ये इट इज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इट इज ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स ठीक है, और ये डायग्राम बना लेना और बता देना यहाँ पे कि 3 जियो स्टेशनरी है और बाकी जियो सिंक्रोनस है। हाँ जी, ये IRNSS बनाया मैंने, यही नेविक है। हाँ, जब अब हमने ये करा कि ये है क्या, पूरे सिस्टम की इंडियन स्पेस के अंदर हमें हमारी लोकेशन देता है। हमने ये करा क्यों? क्योंकि हमारी जो मिसाइल्स थी, हमारा जो नेविगेशन था, वो सब कुछ GPS पे डिपेंड करता है। ठीक है, और GPS ओपन सोर्स कर रखा है यूएसए ने, ताकि हर कोई उस पर रिलाय हो जाए। हम रिलाय हो गए,
सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ? जब कारगिल का युद्ध हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एकदम से अपने जो जीपीएस की सैटेलाइट्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उनकी एक्यूरेसी डिम कर दी। जब डिम कर दी तो हमें हुई प्रॉब्लम। उसी समय मतलब जो रिपोर्ट्स बनी कारगिल के युद्ध इतना डिले क्यों हो गया और बेटर एफिशिएंसी के साथ हम कैसे लड़ सकते थे, ये जब रिपोर्ट्स बनी तो उसमें निकल कर आया हमें अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, हमें कभी भी उन पर रिलाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी सारी मिसाइल्स इसको यूज़ कर रही हैं। हाँ जी, कि जो हमने सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन बना दी तो हम जो जैसे लेते हैं एंटीना से हाँ कम्युनिकेशन यूएसए लगा दे कहीं पे अपने एंटीना और उनकी, हाँ, उनको भी हमारे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन मिलेगा। इन वाली से हाँ, मिल जाएगा। हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर रिलाई करें। तो हमारा डेटा नहीं चुरा सकते। डेटा नहीं चुरा रहा कोई, वो खाली ब्लिप रीड कर रहा है। ये डिज़ाइंड इसलिए, इसके अलावा कुछ रीड नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही रीड हो सकता है। कि मतलब वो हमारी शिप की लोकेशन नहीं पता कर सकते। नहीं, वो अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, और हम चाहेंगे कि हम ये कॉन्स्टलेशन पूरे अर्थ पे ले आएं, जैसे कि जीपीएस ने करा है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी मतलब उन्होंने इस टाइप की भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पे सारे डाल दिया, पूरे अर्थ पे चल रहा है। उनकी जो कॉन्स्टलेशन आई थिंक 24-28 कुछ सैटेलाइट्स हैं, उससे चला पा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारी नंबर ऑफ सैटेलाइट कम है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है और ज़्यादा है। आई थिंक जीपीएस की एक्यूरेसी 10 मीटर होती है, इसकी 6 मीटर के आसपास थी जितना मेरे को याद है। ये हम अपने लिए या फिर पूरा सब कॉन्टिनेंट यूज कर सकते हैं? सबको, हर कोई यूज़ कर सकता है। ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं हर कोई यूज़ कर सकता है। रशिया का सिस्टम हर कोई यूज़ कर सकता है, फ्रांस, पाकिस्तान भी कर सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है। हाँ, इसकी प्राइमरी कवरेज एरिया लेसन, अच्छा इसका जो इसके ना 2 कवरेज एरियाज है। एक तो है प्राइमरी कवरेज एरिया, ठीक है, वो इस टाइप का कुछ है। यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो 6 मीटर के आसपास आ रही है, और जो सेकेंडरी कवरेज एरिया है वो ये है। यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो ग्रेटर देन 20 मीटर आ रही है। मैपिंग दोनों सिस्टम अलग हैं। अब आप ये ध्यान रखना क्या कि ये आपको आपकी लोकेशन दिखाएगा, यानी कि मैप के ऊपर जो ब्लू डॉट आ रही होती है ना, जो आपका डायरेक्शन बता रही होती है और ये बता रही होती है आप कहाँ खड़े हो, वो है ये सिस्टम। अब इसको आप सुपर इम्पोज करोगे उस डेटा के ऊपर जो कि रिमोट सेंसिंग से आया है। दोनों मैप को ऊपर एक के ऊपर एक डालोगे तो आपको पता लग जाएगा आप इस रोड पे खड़े हो। हम मैपिंग नहीं कर रहे हैं उतनी, हम रिमोट सेंसिंग तो बहुत कर रहे हैं। हम ये बता देते हैं कि एक जो लैंड है कितनी तेज़ी से सबसाइड कर रहा है और ये सब। ठीक है, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है गूगल के मैप्स के ऊपर। उन्होंने अपनी सैटेलाइट छोड़ी है मैपिंग के लिए। कोई और कंपनी कभी भी आकर इंडिया में अपनी सैटेलाइट छोड़ सकती है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ठीक है, चलो अच्छा हाँ, ये तो इंडिया का सिस्टम हो गया। फिर नेक्स्ट लिखो दुनिया का सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं। एक है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको पता ही है, हर कोई यूज़ करता है। कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री का है ये सिस्टम? कौन सा? जीपीएस, यूएसए, राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर एक है ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास, रशिया। GLO मीन्स ग्लोबल, N मीन्स नेविगेशन, NA मीन्स नेविगेशन, फिर सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा, इंडिया वाले को भी जो हम नेविक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इसलिए एन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविक। समझ रहे, ऐसे है ये। तो IRNSS को आप नेविक भी बोल सकते हैं। ये हम बहुत साल से इसको IRNSS ही बोल रहे थे। एक दिन मोदी जी आए, उन्होंने कहा अब से हम इसको नेविक बोलेंगे, तब से हम नेविक बोल रहे हैं इसको, IRNSS को। अच्छा, इसी को नेविक। हाँ, उन्होंने एक स्पीच दी
और हम पहले से क्या पढ़ते थे सबको पता है, ये हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये हम किस लिए कर रहे हैं, मछुआरे के लिए कर रहे हैं। अगले महीने शायद उन्होंने चुनाव पे जाना था तमिलनाडु वगैरह कहीं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसको हम नेविक बोलेंगे। तो तमिल में थोड़ी ना बोलते हैं। हाँ पता है जो भी है। तो ग्लोनास हो गया। फिर नेक्स्ट है डोरिस, DORIS। ये सबसे एक्यूरेट नॉमेनक्लेचर एक्चुअली, डोरिस, फ्रांस। डोरिस मीन्स डॉपलर ऑर्बिट, ऑर्बिटोग्राफी, सॉरी, डॉपलर ऑर्बिटोग्राफी एंड रेडियो पोजिशनिंग इंटीग्रेटेड बाय सैटेलाइट। उन्होंने अपने नाम में एग्जैक्टली वो दिखा दिया ये सिस्टम जो करता है, ठीक है। कुछ और डेवलपमेंट है, एक है गैलीलियो, यूरोपियन यूनियन का। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे सिर्फ दो ही हैं, रशियन एंड US का, ठीक है। हमारा ग्लोबल नहीं है, हमारा तो रीजनल है। इंडियन रीजनल लिखा हुआ है यहीं पे, नाम में ही रशिया को कौन यूज़ करता है? सिर्फ रशियन, और कोई यूज़ नहीं कर रहा। ग्लोबल बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर गैलीलियो आपने लिख दिया यूरोपियन यूनियन का। फिर चाइना का है बाइडू, BEIDOU, चाइना का बाइडू है, ठीक है। फिर जापान भी अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये भी रीजनल कवरेज होगा, उसका नाम नहीं लिखा है हमने। बस यही है। इसके अलावा हम कभी कभी एक और जेमिनी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो GPS बेस्ड है लेकिन इंडियन। अब वो कैसे, हम डेटा उनका यूज़ करते हैं लेकिन सिस्टम हमने अपना बनाया है, ठीक है। तो एक और लिखो जेमिनी, GEMINI, जेमिनी। हाँ है, ये तो गूगल की है ना? नहीं गूगल की AI हो गई वो, हम जेमिनी एक सिस्टम बता रहे हैं। अलग है। हाँ, जेमिनी है क्या, नाम को कॉपरेट नहीं किया। जेमिनी का फुल फॉर्म है गगन इनेबल्ड मरीन वो होते हैं ना, मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये किसने, AAI एंड इनक्वाइस ने मिलकर बनाया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इनक्वाइस, COIS। इनक्वाइस क्या होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। नहीं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब हमने इसमें जेमिनी में नाम पढ़ा गगन बेस्ड। सवाल होता है अब गगन क्या है। ठीक है, अब गगन के बारे में लिखो। हाँ, गगन है GPS एडेड, यस, ये है GPS एडेड, क्योंकि पहले गगन आया था। GPS एडेड, हाँ GPS भी फुल फॉर्म है। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये ना एक सिस्टम है, इसको ना हम सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम यूज़ कर रहा है,
ऑगमेंटेशन मीन्स किसी चीज़ की एक्यूरेसी को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ऑगमेंटेशन मीन्स बढ़ाना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो जीपीएस की सैटेलाइट है ना, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं कि इस सिस्टम को लिखो ऑगमेंटेशन सिस्टम। इट इज़ एन ऑगमेंटेशन सिस्टम। गगन क्या, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है। इट यूजेस एडिशनल ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मैसेज, एडिशनल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जीपीएस की सैटेलाइट में कुछ कम्युनिकेशन मैसेज है। हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी तो कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो हमने क्या करा, उनकी जीपीएस की सैटेलाइट ली, उसमें अपनी कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐड कर दी, इन दोनों को ऑगमेंट कर दिया और ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई लोकेशन में। फुल फॉर्म अभी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जीपीएस एंड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इट यूजेस एडिशनल सैटेलाइट। ये चीज़ अभी जो आपने डिटेल एक्चुअली पता है, मैं खुद से बनाकर डिक्टेट करता हूँ, यहाँ कुछ लिखा होता है मैं उतना डिटेल में नहीं लिखवाता। हाँ, एडिशनल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट, हाँ, एडिशनल सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेशंस। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से मैसेज छोड़ रहे हैं, ऊपर से मैसेज छोड़ रहे हैं, जीपीएस को ले रहे हैं, इन सब को मिलाकर खूब सारा एक्यूरेसी आ गया हमारे पास। हाँ, नहीं, गगन ओपन सोर्स नहीं है। अब गगन हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, गगन किसने बनाया है, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस लिए, एरोप्लेन्स के लिए। उनको और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए अपने पोजीशन का, समझ रहे। गगन ओपन नहीं है, गगन सिर्फ इनके लिए है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिप्स के लिए भी इनकॉइस के साथ एक सिस्टम बनाया, उसको हमने बोल दिया नाम जेमिनी। गगन की डेवलपमेंट में इसरो इंक्लूडेड था। गगन जो बनाया ना, उसमें आप लिख लो इसरो प्लस AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, डन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं, ये हो गई हमारी जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारी सारी ऑर्बिट्स हो गए। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स के ऊपर। इंडिया ने रॉकेट्स कैसे बनाए। सबसे पहला रॉकेट है हमारे, देखो इनिशियली वो शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती हैं, लॉन्च पैड्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो लॉन्च पैड आया था वो तुम्बा में आया था। तुम्बा केरल में एक जगह है। आपको पता है वो चर्च का ज़मीन दान पे दे दी थी, वो वाली स्टोरी सुनी है इसरो की, कि वो एक चर्च के पास गए थे, चर्च ने ज़मीन दान दे दी थी इसरो को अपना लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, है ना। वो कौन सा है, वो तुम्बा स्टेशन है। हाँ, ठीक है। और इनिशियल हमने टेस्टिंग क्या करी थी यहाँ पे, साउंडिंग रॉकेट्स की। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट सिंपल प्रिंसिपल पे चलते हैं। एक बढ़िया सा सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल होता है बीच में, ठीक है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, खूब सारी यहाँ पे इसको जलाते हैं, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर सब मिक्स होकर उसमें होता है। ठीक है, जब आप इसमें इग्नाइट करोगे तो यहाँ बीच में से ये मतलब जल के भागेगा। हमारे जो नॉर्मल रॉकेट्स होते हैं उसको एफिशिएंट हम कर देते हैं, साउंडिंग रॉकेट हो गए। ठीक है, तो हमने मतलब सॉलिड फ्यूल होता है इसके अंदर। ठीक है, सॉलिड फ्यूल को जलाया, वो चीज़ ऊपर गई। ठीक है, हम इनिशियली इनका नाम था M100 साउंडिंग रॉकेट, इसका नाम था। जो इनिशियल जो हमने रॉकेट्स यहाँ पे यूज़ करने शुरू करे, M100 साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बनाते रहना। M100 साउंडिंग रॉकेट, हाँ।
केरला में? हाँ केरल में। केरल में कौन सी जगह? थुम्बा। ठीक है, स्टेशन का नाम भी थुम्बा स्टेशन ही था। ठीक है, TERLS ट्रेल्स इसका टेरल्स नाम था। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन, रॉकेट लॉन्च स्टेशन, शायद रॉकेट लॉन्च स्टेशन था क्या था? हाँ रॉकेट लॉन्च स्टेशन, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ठीक है, कब हम कर रहे थे? 1960s के हमारे एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, और बहुत टाइम तक हम बहुत छोटे छोटे लीप्स ले रहे थे। हम बहुत ज़्यादा, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या? इन रॉकेट्स के साथ हम ये नहीं कर रहे थे कि हम रॉकेट एक्चुअली टेस्ट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? इनके ऊपर छोटे छोटे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ले जाकर ऊपर उनको टेस्ट कर रहे थे कि रॉकेट जब ऊपर जाएगा उसके साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कि अब मतलब उस समय कंप्यूटर्स उतने अच्छे थे नहीं, है ना, ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन होना था वो सारा। ठीक है, तो हम एक्चुअली अपने बाकी के इक्विपमेंट टेस्ट कर रहे थे। इसका जायरो सेंसर्स टेस्ट कर रहे थे। जायरो आप समझते हैं क्या होता है? जायरोस्कोप एक प्रोसेशन सुना या जायरोस्कोप सुना है क्या होता है? जायरो क्या होता है कि एक इस तरीके की डिस्क होती है, ठीक है, जो कि इसके अराउंड हम स्पिन कर रहे हैं। इसको ऐसे बनाते हैं यार, ऐसे नहीं, ऐसे, अब आपको समझ आएगा। ये इस टाइप की स्पिनिंग डिस्क होती है। ओके, एक बार आपने इसको स्पिन करना शुरू कर दिया, लट्टू हो गया। लट्टू गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जायरोस्कोप है। अब क्या है कि इसको कहते हैं अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। हमने बताया था कि कोई भी मोशन है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है। जो एंगुलर मोमेंटम है उस केस में भी वो अपने मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अभी गिरना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं गिरना चाहेगा? क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इसमें, कुछ इसमें, वो सब वही मोशन को मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो एंगुलर मोमेंटम में भी कन्वर्ट होता है, रोटेशनल मोमेंटम में भी। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ गिरती नहीं है जो स्पिन हो रही होती है आसानी से। इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अगर इस पूरी निडल को हमने एक वैक्यूम चेम्बर में मान लो सस्पेंड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, अब होगा क्या? जब इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन को हम यूं रोटेट करेंगे तो भी ये यूं ही रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको नेविगेशन में हम यूज़ करें, बड़ा मज़ेदार है कि फ़्लाइट है। अब फ्लाइट क्या है कि कभी कभी रात में पता नहीं लग पाता कि ये यूं चल रही है या यूं चल रही है या नीचे जा रही है, क्या नहीं पता लगता। जायरोस्कोप का यूज़ करो, इमीडिएटली पायलट को पता लग जाएगा अब ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं है प्लेन। समझ रहे हैं? अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप बादलों में हैं, आप अंधेरे में हैं, कैसे भी हैं, आपको पता होगा कि प्लेन हॉरिजॉन्टल है। ये क्या होता है? कैसे यूज़ करते हैं हम इसको? कहते हैं हम जायरोस्कोप। जी, छोटे से निडल होती है, उसको हम कर लेते हैं। वहाँ पे कई सारे मीटर लगे होते हैं ना उसके पास, है ना, उसमें 2-3 जायरोस्कोप होते हैं। ठीक है, पहले इस टाइप के जायरोस्कोप होते थे, इनको हम कहते थे मैकेनिकल जायरोस्कोप। मैकेनिकल जायरोस्कोप, ठीक है। दूसरा अब क्या आते हैं? अब आते हैं रिंग बेस्ड जायरो। ये लिख लो, जायरोस्कोप बेस्ड, GYRO, एक बॉक्स बनाकर लिख लो। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मिसाइल्स हैं उसको जब हम पढ़ेंगे, हम कल कोशिश करेंगे पढ़ने की, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अभी ज़्यादातर मिसाइल्स क्या हैं? रिंग बेस्ड जायरो यूज़ कर रही हैं। ठीक है, एंड दिस रिंग बेस्ड जायरो यूजेस लेजर्स। ठीक है, तो इनका जो प्रिंसिपल होता है वो इस टाइप का होता है कुछ, कि ये क्या करते हैं, रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं कि एक रिंग होती है, उसमें दोनों साइड से लाइट पास करी जाती है। अब क्या है कि अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, आपको पता है लाइट की स्पीड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती है, हमेशा वो सेम रहती है ना। तो क्या होगा कि अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होंगे तो वहाँ पे कुछ माइन्यूट स्क्वीजिंग हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा, है ना। उस इंटरफेरेंस, आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि अगर हल्का सा भी कोई चीज़ स्क्वीज हो गई या बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि जब लाइट इंटरेक्ट करेगी तो उसमें एक पैटर्न जनरेट होता है ना। तो ये जो लेज़र बेस्ड जायरो हैं वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं किसी चीज़ का, इनफैक्ट आपका जो मोबाइल है, आपने कभी वैसे वाले गेम खेले हैं जिसमें आप आगे करते हैं तो व्हीकल आगे जाता है, यूँ साइड करते हैं तो ये हो जाता है, ये इसको कैसे पता है ये हॉरिजॉन्टल है कि क्या है? हाँ हाँ, तो उस VR को कैसे पता कि आप यूँ नीचे देख रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो? मूवमेंट हो रहा है ना, जायरोस्कोप यूज़ हो रहा है। फोन के अंदर भी जायरोस्कोप? फ़ोन के अंदर एक मिनिएचर जायरोस्कोप होता है, कहाँ पे? मतलब एक इक्विपमेंट होता है उसके अंदर जिसका नाम जायरो होता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, आप कैसे पता लगा रहे हैं कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है? ये जो पूरी चीज़ है ना, वो क्या यूज़ कर रही है एक्चुअली, चाहे ये हो या ये हो, एक्सेलरेशन का यूज़ कर रही है। इफ़ इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो नीचे की तरफ है, इफ़ इट इज़ सिंपली एक्सेलरेशन है ना, तो भी आपको बता देगी आप किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। बस और कुछ है नहीं, इतना ही है। कल हम करते हैं लॉन्च व्हीकल्स और DRDO जितनी मिसाइल्स हैं वो सब करते हैं, है ना, और एक छोटा सा सैटेलाइट का हम ऊपर हम कर लेंगे। आज हमने वैसे करा क्या क्या, आज मैंने कोशिश करी तेज़ी से हम ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। कल हमें सन वगैरह के बारे में भी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। पीछे के जितने भी अभी तक आपने बेसिक साइंस पढ़ी वो सब हद से ज़्यादा काम की है अब, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्यों क्यों क्योंकि रॉकेट टेक्नोलॉजी है, इसमें सब कुछ काम आता है।